प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जिनका वेग क्या है, एक अणु के सांद्रता पे निर्भर करता है, उन्हें क्या हम बोलते हैं, प्रथम कोटि, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो उसके लिए व्यंजक निकालना है। मान लो आर हमारा रिएक्शन है जिससे पी प्रोडक्ट बनना है, अभिकारक से उत्पाद बनना है, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तत्कालिक दर क्या होगी, तो हमें पता है जो दर होती है ना, उसी समीकरण से शून्य कोटि के लिए निकला था, उसी तरह से प्रथम कोटि के लिए निकलेगा। क्या होती है भाई, अभिक्रिया की दर होती है आर बटे में टी, समय के सापेक्ष, है ना। या हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकारक है या उत्पाद है उसमें परिवर्तन समय के सापेक्ष को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो समानुपाती किसके होता है, सांद्रता पर, है ना। अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक है ना। और ये जो सांद्रता है वो क्या होती है, उसके क्या होती है, पावर में होती है ना। जो उसे क्या बोलते हैं, पावर में होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, दर जिसे पावर बोलते हैं, उसको हिंदी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो डी आर बटे में डी टी, और ये भी याद रखना अभिकारक जो माइनस में हो, तो माइनस डी आर बटे में डी टी जो होगा समानुपाती किसके होता है, उसकी सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता के पावर में ना। तो आर और उसकी जो पावर है उसमें सांद्रता है। तो यहाँ पर क्या है, एक कोटि प्रथम कोटि है तो इसकी सांद्रता एक होगी, तो आर एक होगी, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो के स्थिरांक आता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो डी टी जो है उसको उधर ले लेंगे तो के टी टी हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बटे में आर। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, जिस तरह शून्य कोटि के लिए करा था कि दोनों पक्षों में क्या करना है, समाकलन करेंगे। तो माइनस डी आर बटे में आर इज इक्वल समाकलन के डी टी हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना एक बाय एन समाकलन क्या होता है, लॉग होता है, ठीक है। तो लॉग की जगह आप इन भी लिख सकते हैं, तो इन आर हो जाएगा इज इक्वल टू में, और यहाँ पर एक है, यहाँ पर अगर एक है तो वो क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा इसके, है ना, समाकलन खोलकर, तो के टी। और यहाँ पर याद रखना जिस तरह से शून्य कोटि के लिए आता है एक स्थिरांक आता है, तो समाकलन स्थिरांक प्लस आई हो जाएगा। तो इसे हम पहला समीकरण बोल देंगे। अब यहाँ पर जब देखो जैसे हमने शून्य कोटि के लिए निकाला था, जब समय बराबर 0 हो तब क्या होगा, आर जो होगा हमारा जो रिएक्शन है ना, वो कितना होगा, आर नॉट होगा, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, आर नॉट होगी। तो यहाँ पर यही मान रखने पर क्या क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आर नॉट रख देंगे, और टी की जगह 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू निकल आएगी जो कि होगी माइनस इन आर नॉट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी आई की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस का इन आर था और के टी, अब यहाँ पर आई की जगह माइनस का इन आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, के टी यहीं रह जाएगा और इन आर नॉट उधर चला जाएगा, और माइनस का इन आर तो है ही। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना भाई, जो लॉग एम और लॉग माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बटे में एन होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं लॉग एम माइनस एन क्या हो जाएगा, लॉग एम बटे में एन कर देंगे हम, तो इन आर नॉट बटे में आर हो जाएगा, और इज इक्वल टू में के टी तो चल रहा है और टी को हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू में 1/t लॉग आर नॉट बटे में आर। तो ये एक समीकरण बन गया। या हम इसे यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, जब हम log 10 रखेंगे तो log 10 की जो मतलब जो वैल्यू आ जाती है वो क्या हो जाती है, k इज इक्वल टू में 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में टी तो चल ही रहा है, और log 10 हो जाएगी, और आर नॉट बटे में आर। तो ये इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। अब देखो भाई इसी में एक और हम चीज कर सकते हैं, इस तरह हमने ये निकाला था एक समीकरण 2, तो उसमें अगर हम इसको पक्षांतर कर देंगे, आर को ऊपर ले लेंगे, आर नॉट को नीचे, तो माइनस का साइन आ जाएगा, टी को हम उधर ले लेंगे, तो के टी इज इक्वल टू माइनस लॉग आर बटे में आर नॉट हो जाएगा। अब जब हम इसमें लॉग ई लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस को उधर दे देंगे, माइनस का के टी हो जाएगा, लॉग ई लगाएंगे तो ई उधर चला जाएगा और ये लॉग खुल जाएगा, तो ई माइनस के टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, और ई जो है हमारा, है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा, उसके पावर में लग जाएंगे माइनस का के टी। तो इस तरह से कोई एक और समीकरण बन जाएगा, ई और पावर में के टी और इज इक्वल टू में आर बटे में आर नॉट। तो इस तरह से एक ये चीज़ हुई है।
अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल निकालेंगे। जिस तरह से शून्य कोटि के लिए निकाला था उसी तरह से अब हम अर्ध आयु काल निकालेंगे प्रथम कोटि के लिए। तो क्या होता है, देखो भाई, अभिक्रिया की सांद्रता जिसमें घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, मतलब वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो अर्ध आयु काल कहलाती है। अब प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए देखो किस तरह से हम निकालेंगे। इसमें हमें प्रथम कोटि का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि अभी निकाला हमने, K = 2.303 बटे में T log 10 R0 बटे में R। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी में हम एक चीज रखें, हमें T निकालना है ना, तो T को इधर ले लेंगे, K इधर अंदर नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है जब हम अर्ध आयु काल के निकालेंगे तो T बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा, T हाफ। और जब T हाफ होगा तो R जो हमारा हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी R0 बटे में 2 हो जाएगी। अब हम R की वैल्यू यहाँ रखेंगे और T की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो T हाफ हो जाएगा 2.303 बटे में K log 10, और ऊपर तो R0 है, नीचे R0/2 हो जाएगा। R0 से R0 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो हर होता है, हर का हर ऊपर अंश में आ जाता है, तो 2 log 10 2 से मल्टीप्लाई होता है। और log 10 2 की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, 0.3010 होती है ना, 0.3010, 3010 मान लो। अब यहाँ पर जब हम 3010 का 2.303 बटे में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा T हाफ = 0.693 बटे में K। तो ये हमारा अर्ध आयु काल आ गया प्रथम कोटि के लिए, T हाफ = 0.693 बटे में K। अब हम निकालेंगे सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा क्या होता है। तो सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कि अभिक्रिया को कराने में, मतलब कि अभिक्रिया का जो ऊर्जा अवरोध है ना, उसको उस ऊर्जा अवरोध तक उत्पाद बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा। एक बार अच्छे से परिभाषा देखते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं की ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है। तो अणुओं की मतलब कि वह ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध, मतलब कि वह न्यूनतम मात्रा जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। अब दहली ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा वो होती है कुल ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा और जो ऊर्जा अणुओं के पास है, वो दोनों मिलाकर जो ऊर्जा होती है उसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि ऊर्जा की वह कुल मात्रा जो अभिकारी अणुओं के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए, जिससे उनकी टक्करें प्रभावी हो सके, अर्थात टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो सके। तो जब अणुओं के, परमाणुओं के, आयनों के बीच में टक्करें होती है तो ही तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और तो ही तो जाकर उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दहली ऊर्जा जो होगी वो सक्रिय ऊर्जा और प्लस जो अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, मतलब जो अभिकारक के पास ऊर्जा है, औसत ऊर्जा है, उन दोनों को प्लस करके निकालते हैं हम दहली ऊर्जा को। अगर हम इसी समीकरण में सक्रिय ऊर्जा निकालें तो दहली ऊर्जा माइनस हो जाएगा अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। अब यहाँ पे एक ग्राफ देख लेते हैं, ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति या अभिक्रिया के बनने की पूरी जो विधि है ना, वो चीज को देख कर ग्राफ बनाए। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, अभिकारक के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इसे इस तरह से दर्शा रखा है कि अभिकारक के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है, और जब हम उसको सक्रिय करवाने के लिए ऊर्जा देते हैं ताकि वो ऊर्जा अवरोध से अधिक हो जाए, ऊर्जा अवरोध तक पहुंच जाए, जिससे उत्पाद बन जाए, तो उसको हम सक्रिय ऊर्जा बोल रहे हैं। और ये जो जब पहुंच जाती है तो उत्पाद बनता है। और इस तरह से हमने एक ग्राफ बनाया सक्रिय ऊर्जा और उत्पाद और ऊर्जा अवरोध के बीच में, ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के बीच में। अब हम लास्ट का देखते हैं आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस समीकरण क्या होता है, देखो आर्हीनियस एक वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने आर्हीनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप से होने वाले परिवर्तन से दर स्थिरांक K में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित द्वारा दर्शाया। तो इन्होंने एक समीकरण दिया था आर्हीनियस ने, जो कि एक दर स्थिरांक है K है, इसका समीकरण है जो कि उन्होंने लिखा है गैसीय अभिक्रियाओं के ताप से होने वाले परिवर्तन। तो ताप से संबंधित है ना, क्या एक दर स्थिरांक है। तो इस तरह से दर स्थिरांक मतलब वेग स्थिरांक कह सकते हैं हम, किस तरह से स्पीड हम देख सकते हैं ना। तो इस तरह से आर्हीनियस ने समीकरण बनाया था कि K जो होता है हमारा जो दर स्थिरांक है वो बराबर होता है A और जो उसकी इंटू E। A क्या है, A एक आवर्ती कारक है, E सक्रिय ऊर्जा है और EA है ना,
हाँ ई सक्रियण ऊर्जा है, नहीं ए ई है ना, और ई की जो पावर है ई ए बटे में आर टी, वो उसकी बात करेंगे। ये जो है वो है सक्रियण ऊर्जा और टी जो है हमारा वो क्या है, ताप है। ठीक है, तो समीकरण के अब देखो यही जो इसको याद रखना है, के जो बराबर होता है ए डॉट ई और उसकी पावर माइनस का ई ए बटे में और सॉरी गुणा में आर टी। ठीक है ना, आर हमारा एक जिसे हम बोलते हैं स्थिरांक है। ठीक है, एक तरह से तो समीकरण, और ये गैसीय उसके लिए यूज होता है। समीकरण के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग ले रहे, लॉग ई के हो जाएगा लॉग ई ए और डॉट मतलब मल्टीप्लाई ई और इसकी पावर माइनस ई ए और बटे में आर टी। तो इसको अब हम यहाँ पर जब देखते हैं तो देखो भाई लॉग एम और बटे लॉग एम गुणा एन हो रहा है, तो लॉग एम गुणा एन को हम लॉग एम प्लस एन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, लॉग ई के इज इक्वल टू लॉग ई ए और प्लस लॉग ई और उसकी पावर ई ए और बटे में आर टी। तो हमने एम एन उसको करके अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखो भाई एक और चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर है, अगर लॉग ई में कोई पावर दे रखी है तो हम उसकी पावर को आगे लिख देते हैं। अगर लॉग ई एम उसकी पावर एन है तो यहाँ पर जो घात तो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो एन लॉग ई एम हो जाएगा। तो इस तरह से लॉग ई के इज इक्वल टू लॉग ई ए और माइनस का इसकी पावर आगे हो जाएगी ना, तो माइनस आ जाएगा, माइनस ई ए बटे में आर टी लॉग ई और उसकी पावर उसकी वैल्यू भी ई। अगर देखो यहाँ पर एक और लॉग ई का समीकरण है, लॉग ई और उसकी संख्या भी ई हो तो वो बराबर होती है 1 के, तो 1 के बराबर हो जाएगी, तो लॉग ई के इज इक्वल टू लॉग ई ए और माइनस का ई ए बटे में आर टी हो जाएगा। तो ये निकल आया है। अब यहाँ पर हम देखो एक और चीज कर सकते हैं, लॉग ई को हम 10 ले सकते हैं, लॉग 10 के इज इक्वल लॉग 10 ए लिया, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा 2.303 से हो जाएगा, माइनस का ई बटे में 2.303 और आर टी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और हम काम कर सकते हैं, इसी समीकरण को हम 1 बटे टी को अलग ले लेंगे, तो 1 बटे टी के रूप में अलग हो जाएगा, तो लॉग 10 के इज इक्वल टू लॉग 10 ए प्लस माइनस का ई बटे में 2.303 आर और इंटू में 1/t अलग हो जाएगा। अब इसी चीज को हम पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक और समीकरण, log 10 के इज इक्वल टू माइनस का ई बटे में 2.303 आर और इंटू में 1/t तो चल रहा है प्लस का log 10 ए। अब हम इसको एक रेखा उसमें लगाएंगे, है ना, क्या बोलते हैं सरल रेखा में। तो सरल रेखा में देखें तो वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लगाया, इसको से तुलना करी, तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ढाल जो होगी और जो रेखा होगी और जो उसका आधार होगा, तो आधार को हम x मानते हैं तो 1/t लगा दिया हमने, है ना, और y जो हमने ढाल लिया है ना m, तो m को हमने e माइनस का ई ए 2.303 r लगा दिया। तो अगर हम इसमें लगाते हैं तो ढाल हमारी क्या हो जाएगा, ढाल को हम m बोल रहे हैं जो कि माइनस का ई ए बटे इज इक्वल टू में 2.303 r हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे। अब इससे हम ढाल से एक और चीज निकाल सकते हैं, देखो भाई ढाल इज इक्वल टू में क्या है माइनस का ई ए बटे में 2.303 r, है ना, और ये log 10 के जो है और एवं 1/t रो मध्य ग्राफ हो जाएगा ना, मध्य ग्राफ। तो ढाल जो हो जाएगी उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ढाल का मान अगर हमें पता हो तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये की हम वैल्यू मतलब कि सक्रियण ऊर्जा हम निकाल सकते हैं जो कि बराबर है 2 माइनस का 2.303 और आर क्या था, आर होता है 8.143 और अगर ढाल की वैल्यू दे रखी है तो हम ये सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हमने आर्यनीय समीकरण भी खत्म करा, सक्रिय ऊर्जा देहली ऊर्जा भी खत्म करा, अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि के लिए और प्रथम कोटि का जो हमने समीकरण है उसको भी निकाल लिया। तो इस तरह से अभी हमने इतनी चीजें देखी और ये चैप्टर अभी हमने खत्म करा।